बन जाते हैं। अब हमने क्या करना है बेटा, NaDH2 का क्या करना है, FADH2 का क्या करना है। अब ये चीजें आएंगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनकी एंट्री होगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, देखिए आप देख सकते हैं ना, एक चेन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तालकाइड के मेम्ब्रेन में भी पढ़ा था, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, और उसमें जो हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पढ़ा था ना, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, फेरेडॉक्सिन। इसी तरह यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, इसको हम ETC भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। साइट क्या है बेटा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऊपर जो आपको जगह नजर आ रही है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो नीचे आपको जगह नजर आ रही है ना, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स थे, द इनर मेम्ब्रेन स्पेस थे, इसके ऊपर आउटर मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर फिर साइटोप्लाज्म है। अब आते हैं बेटा कॉम्प्लेक्सेस की तरफ। हमारे पास 4 मेन कॉम्प्लेक्सेस होती है। कॉम्प्लेक्स 1 जिसको हम NADH डिहाइड्रोजनेज भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 जिसको हम FADH2 डिहाइड्रोजनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भी हम इसको कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 इसको हम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स 3 था, ये कॉम्प्लेक्स 4 है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। अब इन सारे कॉम्प्लेक्स के अलावा हमारे पास कुछ कैरियर प्रोटीन्स भी होती है, लाइक यूबिक्विनोन, जिसका काम है FADH2 से भी इलेक्ट्रॉन लेना और NADH2 से भी इलेक्ट्रॉन लेना, और लेकर फिर उसको कॉम्प्लेक्स 3 को देना। कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के दरमियान कनेक्शन साइटोक्रोम C करता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे देता है। तो इन पूरे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और मेन हमारे पास थीम क्या है कि द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल पंप द प्रोटॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगी, जा तो रहे हैं ऊपर लेकिन वापस आना मुश्किल है, और सिर्फ एक रास्ते के थ्रू आ सकते हैं, और वो रास्ता कौन सा है, ATP सिंथेज, जिसका मेम्ब्रेन में एम्बेडेड पार्ट F0 कहलाता है, और मेम्ब्रेन के बाहर जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ है, F1 पार्टिकल्स कहलाते हैं। और जब 3 प्रोटॉन्स नीचे आते हैं तो एक ADP एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर ATP बनाता है, एक ATP। 3 प्रोटॉन्स के वापस आने से, इनकी रोटेशन से, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से हमारे पास एक ATP बनता है। अब आते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहां से शुरू होती है और कौन करता है। देखिए बेटा, NADH2 चाहे लिंक रिएक्शन में हो, चाहे क्रेब्स साइकिल वाली हो, चाहे वो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस वाली हो, वो यहां पर आती है और कॉम्प्लेक्स 1 को क्या देती है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 को देती है तो उन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। इतनी एनर्जी बनती है कि 4 प्रोटॉन्स इनर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप हो जाते हैं। वो ही इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनोन इससे लेकर देती है कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 2 स्किप हुआ, क्यों, क्योंकि वो फुली एम्बेडेड नहीं है, वो यहां पर मौजूद है, वो सिर्फ FADH2 से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और उनमें मूवमेंट की वजह से प्रोटॉन्स पंप नहीं होंगे, क्योंकि साइज उसकी इतनी है, फुली इंटीग्रल या एम्बेडेड प्रोटीन नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स 3 से जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है तो क्या होता है बेटा, 4 प्रोटॉन्स यहां पर भी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप हो जाते हैं। जब वो साइटोक्रोम इससे लेकर कॉम्प्लेक्स 4 को देता है तो कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स 4 में इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से 2 प्रोटॉन्स की पंपिंग हो जाएगी, और इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ आखिर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे।